हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग वीडियो में। और आज हम प्राइस स्ट्रक्चर एनालिसिस जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, उस सीरीज़ के अंदर एक फिफ्थ वीडियो हम यहाँ पे देखने वाले हैं और जिसमें हम बात करेंगे पॉइंट्स ऑफ एंट्री, स्टॉप लॉस, एक सिग्निफिकेंट बार का कॉन्सेप्ट होगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के बारे में। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अभी तक हमने 4 वीडियोज़ इस सीरीज़ में कंप्लीट कर रही हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं वाइकॉफ मेथोडोलॉजी को, कि किस तरीके से वाइकॉफ मेथोडोलॉजी को यूटिलाइज करके हम मार्केट को रीड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करके अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो को एटलीस्ट देखें, तभी आपको इस वीडियो में कुछ समझ आने वाला है। और अगर आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन है वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के बारे में, आपको कुछ नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ में। आज हम देखने वाले हैं पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज़, कि हम कहाँ पे एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर को रीड कर लिया, कैसे स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम सबसे एफिशिएंट जो एंट्रीज हमारे होने वाली हूँ वाइको फेज़ सी प्लस फेज़ डी में होने वाली है, और आइदर आफ्टर बैकिंग अप एक्शन इन फेज़ ई। तो हम फेज़ सी और डी में पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज को प्लान करने वाले। हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ में हम देखेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, कहाँ पे, किस तरीके से हमें पोजीशन साइज को बिल्ड करना है, किस तरीके से हमें स्केल इन करना है, किस तरीके से हमें स्केल आउट करना है। थर्ड चीज़ हम स्टार्ट करेंगे कैसे हमें स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करना है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए ताकि नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में, छोटे मोटे पुल बैक्स में वो स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और फोर्थ हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि किस तरीके से हम रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी पोजीशन साइज इंक्रीज कर सकते हैं इन द सेम स्टॉक। तो अभी तक आपके पास जो नॉलेज है, या जो आपने इन्फ्लुएंसर्स को कहते हुए सुना होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 15 to 20 स्टॉक्स रखने चाहिए टू अवॉइड रिस्क फैक्टर, टू अवॉइड रिस्क। ठीक है, तो इसका अगर आपका एक स्मॉल पोर्टफोलियो, तो मैं प्रेफर करता हूँ एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। क्योंकि अगर आपका एक स्मॉल कैपिटल बेस है, मान लीजिए आपका कैपिटल 5 lakhs है, और उसको आप डिवाइड कर देते हैं 20 स्टॉक्स में, यानी पर स्टॉक आपका एवरेज जो लोकेशन होने वाला है वो 5% का होने वाला है। तो अगर आप किसी स्टॉक में 20% का मूव भी कैप्चर कर लेते हैं, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इसका इफेक्ट होने वाला है वो 1% होने वाला है। या अगर आप किसी स्टॉक में 100% का मूव भी कैप्चर कर लेते हैं, मान लिया आपको अच्छा स्टॉक पे मिलेगा, आपने 100% का मूव यहाँ पे कैप्चर कर लिए, तो आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसके ऊपर जो रिटर्न बनने वाला है वो है 5%। क्योंकि आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उस स्टॉक में सिर्फ 5% है। वहीं अगर हम कंसनट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ जाएं, अगर हमने एक स्टॉक में 25% इन्वेस्ट किया है या 30% इन्वेस्ट किया है, 25% हम लेके चलते हैं कैप, कि हम मैक्सिमम 25% इन्वेस्ट करेंगे, 4 स्टॉक्स मिनिमम रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, कि कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से हमें कोई बड़ा लॉस ना हो। तो अगर हम 25% पोजीशन एक स्टॉक में बिल्ड करके चलते हैं और हमें कोई ऐसा स्टॉक मिल जाता है कि वो 100% मूव कर जाता है, तो ये हमारे पोर्टफोलियो को अप कर देगा 25%। तो यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो अप हो रहा था 5% और यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो अप हो रहा है 25%। अब कुछ लोगों का मानना होगा कि इससे हमारा रिस्क भी तो बढ़ जाता, तो उस रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उस रिस्क को मैनेज करते हुए पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज हम प्लान करेंगे और क्वांटिटी प्लान करेंगे, वो हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। ये एक लक्ष्मी मशीन का वीकली चार्ट है, जिसपे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रायर अप ट्रेंड है, उसके बाद एक रीएक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज, फिर से अप ट्रेंड, फिर से रीएक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज, और फिर से एक अप ट्रेंड। छोटा सा ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो हम इन्हीं में से इस रेंज को रीड करने वाले हैं और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे पॉइंट ऑफ एंट्रीज होने वाले हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कितनी क्वांटिटीज़ हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं कंसिडरिंग आवर रिस्क पैरामीटर्स। तो उसी रेंज को मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया, और यहाँ पे हमने चार्ट जो प्लॉट किया वो डेली चार्ट है, ताकि हम एंट्रीज प्लान कर पाए। तो बिगनर्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप मिनिमम डेली चार्ट में जा करके एंट्री प्लान करें। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स को एक बार आप स्किप कर दें, आप मिनिमम डेली चार्ट में जाके वहाँ पे रिवर्सल्स पे एंट्री प्लान करें। तो मैंने आपसे जो बात की थी कि हम एंट्री प्लान करेंगे इन द फेज़ सी और फेज़ डी में, तो वही हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम फेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो इसको अगर हम रीड करते हुए चले, ये एक स्मूथ अप ट्रेंड था। इसके बाद फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे कहीं लोकली वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज और ये जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ में कंपेयर टू दिस काफ़ी स्लो है कि आप एक बार फिर रैली मिलती है, फिर रिएक्शन मिलती है, फिर रैली मिलती है, फिर रिएक्शन मिलती है, फिर रैली मिलती है, फिर रिएक्शन मिलती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है प्रिलिमिनरी सप्लाई एरिया है। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो उनको प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम एक रीअक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज को नेमिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें फेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो लोग उस वीडियो को देख चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन होने वाला है। तो इसको हम आगे नेमिंग करते हुए बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट बाइंग क्लाइमेक्स है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है। थर्ड चीज़ हम इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे क्या है कि बाइंग क्लाइमेक्स में जब जो लास्ट रैली जाती है तो इस रैली के पीछे जो वॉल्यूम सिग्नेचर है काफ़ी मीडियोकर वॉल्यूम सिग्नेचर है। तो यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन और उसका सेकेंडरी टेस्ट। तो ये एक कन्वेंशनल नेमिंग है जो हमने पढ़ी थी कि इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसको और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट हमारे पास ये रिएक्शन है ये एक छोटा सा सेलिंग क्लाइमेक्स टाइप लगता है कि एक लोकल सेलिंग क्लाइमेक्स। इसके बाद हम इसको नेमिंग करेंगे, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो ऑटोमेटिक रैली और फिर उसका एक सेकेंडरी टेस्ट। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं फेज़ ए को। ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सेलिंग क्लाइमेक्स की। आपको बिग स्प्रेड्स देखने को मिलते हैं, गैप्स देखने को मिलते हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके के स्प्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद ये जो ड्यूरिंग दिस डाउनफॉल सबसे बड़ा ये अप मूव है। तो ये सजेस्ट करता है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर को। तो ये हमारे पास हो गया ऑटोमेटिक रैली जो एक सजेस्ट करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर को और उस चेंज ऑफ कैरेक्टर को अप्रूव करता है हमारा एक सेकेंडरी टेस्ट, सक्सेसफुल सेकेंडरी टेस्ट कि हाँ ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर था। तो यहाँ तक हमें आइडेंटिफाई हो गया फेज़ ए। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि फेज़ सी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फेज़ सी जो होता है वो थर्ड टेस्ट होता है एट द लेवल ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट टेस्ट सेकेंडरी टेस्ट, सेकेंड टेस्ट टेस्टिंग इन फेज़ बी और थर्ड टेस्ट जो हमारा ये है जो है फेज़ सी में। सेकंड जो इसके बारे में करेक्टरिस्टिक्स होती है कि हम ये जो होगा सेकंड पॉइंट ऑफ फेयर वाले रिटेलर्स के लिए। सेकंड पॉइंट ऑफ फेयर कैसे होता है कि एक स्टीप डाउनफॉल देखने को मिले और थोड़ा सा लोकली वॉल्यूम भी इंक्रीज वहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये काफ़ी स्टीप डाउनफॉल है कंपेयर टू एनी अदर रिएक्शन प्रीवियसली। तो किसी भी रिएक्शन से अगर हम कंपेयर करें तो वो जो मूव है सबसे ज़्यादा स्टीप डाउनफॉल है। तो ये एक पॉइंट ऑफ फेयर का काम करता है रिटेलर्स के लिए। तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा फेज सी है। अब हम प्लान करने वाले पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट ऑफ एंट्रीज, फिर हम देखेंगे कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करना है और उस स्टॉप लॉस और पॉइंट ऑफ एंट्री के डिफरेंस से हम आइडेंटिफाई करेंगे कितनी क्वांटिटी हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं कंसिडरिंग अवर रिस्क पैरामीटर्स। सबसे सेफेस्ट प्लेस जो होता है फेज सी में, आप फेज सी के रिवर्सल से तुरंत बाय कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर है तो मैं आपको बोलूँगा कि फेज सी के रिटेस्ट होने के बाद आप उसको बाय करें। रिटेस्ट एट द लेवल ऑफ सपोर्ट, जो सेलिंग क्लाइमेक्स का से सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस लेवल पे रिटेस्ट के बाद में हम उसको एंट्रीज प्लान करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें ये एक फेज सी है जो फर्स्ट टेस्ट वहाँ पे जाता है फेज सी का और उसके बाद मल्टीपल छोटे छोटे रिटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये एक फाइनल रीटेस्ट है जो एट द लेवल ऑफ सपोर्ट, जो सेलिंग क्लाइमेक्स और फेज बी के लोज से हमने एक डाउन स्लोपिंग रेंज ड्रॉ की है तो उसका एक सपोर्ट लेवल पे ये एक फाइनल रीटेस्ट हमें देखने को मिलता है फेज सी का। तो इसी के रिवर्सल के बाद हम प्लान करेंगे एंट्रीज। इसका रिवर्सल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है कि लास्ट बार जहाँ पर रिवर्सल होता है तो ये ग्रीन कैंडल जो है वो इस रेड कैंडल को रिवर्सल करती है। और अगर हम इसके बिहेवियर को और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्लोजिंग था लास्ट डे का, सॉरी इस डे का ये क्लोजिंग था और नेक्स्ट डे जो होता है वो काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर यहाँ पे हमें सजेस्ट किया जा रहा है। तो ये जो कैंडल है ये हमारा एक रिवर्सल कैंडल है, तो इसके रिवर्सल पे हम एंट्री प्लान करते हैं। तो जो ये हमारा जो होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होगा। सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री हमें जैसे ही हमारे डायरेक्शन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी हम सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री होगा हमारा एक लोकल ब्रेकआउट। तो ये जैसे ही हमारा ये लोकल ब्रेकआउट होता है तो वो हमारा होगा सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री।
तो ये हमारा होने वाला सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री, ये वाला रेड कैंडल जो कि गैप अप ओपन हुआ था, तो ये हमारा एक सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री हम देखेंगे किसी रिवर्सल के ऊपर ही। हम हर पॉइंट ऑफ एंट्री के प्लान करेंगे रिवर्सल के ऊपर, और जब हम लोअर रेंज में हैं तो ब्रेकआउट को भी एक पॉइंट ऑफ एंट्री कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम और ध्यान से देखें तो इसके बाद में छोटा सा रिएक्शन, फिर एक मूव, फिर एक रिएक्शन, फिर एक मूव, फिर एक रिएक्शन, और यहाँ पे हमें एक फाइनली रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री, जो कि ये कैंडल होगा, ये जो ग्रीन कैंडल है जिसमें बहुत बड़ा डाउन वीक है, तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री इन दिस प्राइस। पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 3, पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 2 एंड पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 1। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज। हमें पता है कि फेज सी के बाद हमें एक मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली देखने को मिलने वाली है। यानी मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली कैसी होगी कि हर लोकल रेजिस्टेंस के ऊपर जो कमिट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट लोकल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रैली होने वाली है वो इसके ऊपर कमिट करेगी और ऊपर सस्टेन करेगी। उसके बाद हमें एक बैकिंग अप एक्शन देखने को मिलेगा। तो हम इस टारगेट को लेकर के अपने दिमाग में चला नहीं, कम से कम इस हाई को एटलीस्ट क्रॉस किया जाएगा। तो ये हमारे पास टारगेट है, और यहाँ तक हमें 3 पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज मिल चुके हैं। इसके बाद जैसे हमारे फेवर में चलता है तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज है। पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 4, ये काफ़ी रेजिस्टेंस के अंदर चला गया, रेजिस्टेंस काफ़ी क्लोज है। तो हो सकता है कि हमारा एनालिसिस गलत हो और ये फेज सी ना हो, बल्कि फेज सी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे डेवलप हो रहा हो। तो उसका इंडिकेशन हमारे पास क्या होगा कि रैली इसके ऊपर कमिट करेगी रेजिस्टेंस के ऊपर, और तुरंत वहाँ पे फेल कर जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस के क्लोज है, तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देते हैं। जैसे ही हमें एक नई रिएक्शन मिलती है, उस रिएक्शन में हमें बिहेवियर देखने को मिलता है, किस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज मिलती है, और उसके रिस्पेक्ट में कोई डाउनवर्ड प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलता। डाउनवर्ड जो रिजल्ट है वो काफ़ी डिमिनिशिंग है, बल्कि एफर्ट यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोकल ब्रेकआउट्स पे यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 5, और ये हमारा होगा फिर से रेजिस्टेंस के अंदर पिकअप कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम हो सकता है कि फेज सी डेवलप हो रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे ही ये रिएक्शन मिलती है और इसके रिवर्सल पे हम यहाँ पे एंट्री लाएंगे पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 6, और इसको हम मूव होने देंगे। तो ये जो माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका छोटा सा बैकिंग अप एक्शन, ये हमारा सकता है पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 7। और उसके बाद हम रन करेंगे इस मूव को मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ। इसके बाद हम कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हमें पता है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली मिलने वाली है, और उसके बाद हमें एक मेजर बैकिंग अप एक्शन देखने को मिलेगा, जो कि ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ तक 7 पॉइंट्स ऑफ एंट्री है। इनको प्लान करके हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा वो कहीं रेंज के हाफ में कहीं यहाँ पे होने वाला है 3400 के आसपास में, और हम इस मूव को एंजॉय करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करना चाहिए, और कैसे हमें क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए, किस लेवल पे कितनी क्वांटिटी में परचेज करनी चाहिए। स्टॉप लॉस का एक जनरल रूल है कि वाइकॉफ जो प्रेफर करते हैं, वाइकॉफ एसोसिएट्स, वाइकॉफ टीचर्स जो पढ़ाते हैं, कि स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 2 स्विंग लेवल्स अवे। तो कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस अगर हम लेके चलें, अगर आप एक मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर हैं कि आप पोजीशन को 4 मंथ 6 मंथ तक रखने वाले हैं, या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि आपकी पोजीशन 1 साल 2 साल तक रहती है, तो हम 2 स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे फेज सी बिल्ड होता है, तो यहाँ पे अगर हम इस पे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, तो हमारा जो पहला स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 1 और 2, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मैं ग्रीन से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री। फिर जैसे ही हमें एक नया स्विंग हाई मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें नया स्विंग हाई मिलता है इस जोन में जा करके, तो हम हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा होगा नया स्टॉप लॉस ये। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस को मूव करते हैं। तो जैसे ही हमें एक और ये नया स्विंग हाई मिलता है, हम अब हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल। हमें यहाँ पे एक और नया स्विंग हाई मिलता है, तो हमारा स्टॉप लॉस अब हो जाएगा शिफ्ट होकर के ये लेवल। यहाँ पे हमें एक और फिर से स्विंग का क्रॉसिंग मिलता है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लेवल। और एक स्विंग ट्रेडर होकर के हमें पता है कि एक मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप होने के बाद हमें एक मेजर बैकिंग अप एक्शन देखने को मिलने वाला है, और जो कि लैंड कर सकता है इस ब्लू लाइन के ऊपर, यानी कि इस ब्लैक ब्लू और इनके बीच में कहीं पर भी लैंड कर सकता है। तो यहाँ तक ये हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपना एग्जिट। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज और स्टॉप लॉस को हम देख सकते हैं। तो प्लॉट कर रहे थे कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ एंट्री हैं। पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज को मैं ब्लू से यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, और पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस इसको हमें
ग्रीन से। तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री और ये है सेकंड पॉइंट ऑफ एंट्री। ये लोकल ब्रेकआउट मेरा होने वाला है थर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री। यहाँ पे मेरा फोर्थ पॉइंट ऑफ एंट्री है, ये फिफ्थ पॉइंट ऑफ एंट्री है। इसी तरीके से सीढ़ी में हम चलते जाएंगे, ये मेरा एक सिक्स्थ पॉइंट ऑफ एंट्री होगा। ये हम अभी 6 पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। स्टॉप लॉस जो हम प्लेस करेंगे, फर्स्ट स्टॉप लॉस 2 लेवल्स बिलो दिस स्विंग्स, स्टॉप लॉस 1। जब हमें एक नया स्विंग हाई मिलेगा ये वाला, तो हमारा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस 2। फिर से जब हमें ये स्विंग हाई मिलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस 3। और जब हमें ये हाई मिलेगा तो हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस 4। और ये मेरा होने वाला है स्टॉप लॉस 5। तो ये मेरे पास स्टॉप लॉस और एंट्रीज के लेवल है। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम कहाँ पे कितनी क्वांटिटीज़ बाय कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में मोर देन 25% भी अलोकेट कर सकते हैं सिमिलर रिस्क को मेंटेन करते हुए, और किस तरीके से आप मल्टीपल यानी कि काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर एक पोजीशन में मैक्सिमम कैपिटल को यूटिलाइज करके। तो अगर आप कभी भी 10 से 15 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और आपको एक स्टॉक में 15-20% का मूव मिल जाता है तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। बट यहाँ पे हम देखें किस तरीके से हम एक स्टॉक में ओवरवेट हो सकते हैं रिस्क को मैनेज करते हुए और कैसे हम अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं कि जैसे ही हमें कोई स्टॉक मिलता है, अच्छा स्टॉक हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ अमाउंट, मान लीजिए 20,000 50,000, और जैसे ही वो हमारी पोजीशन में मूव करना स्टार्ट कर देता है फिर हम दूसरा स्टॉक वहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं। बल्कि हम भूल जाते हैं कि एक स्टॉक जो हमने सोचा था उसी डायरेक्शन में जाने वाला है, तो उसमें हमें और एड ऑन करना चाहिए, ना कि हमें दूसरे स्टॉक्स को जा करके ढूंढना चाहिए। तो हमें हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हम और एड ऑन कर सकते हैं उस स्टॉक में, क्योंकि उसने हमारी डायरेक्शन को प्रूव किया है। तो हम यहाँ पे उन्हीं एड ऑन्स को मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री दिखाया है। अब हम देखते हैं कहाँ पे हमें कैसे क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 1 है जो हमारा रहने वाला है अराउंड प्राइस 3240। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और जो स्टॉप लॉस है हमारा वो कहीं इस लेवल के आसपास है। तो ये हमारा जो है 3040 के अराउंड है। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 200 रुपीज़ का पर शेयर। अब हम देखते हैं कि कितने क्वांटिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अज्यूम मैं करता हूँ कि हमारा जो कैपिटल है वो 5 लाख। तो इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स को अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप पर ट्रेड 1.5 to 2% का रिस्क अपने कैपिटल पे ले सकते हैं। स्मॉल अमाउंट है आपके पास तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क के साथ जा सकते हैं, बट आप 1.5 to 2%, और एकदम जो नए हैं मार्केट में उनको मैं बोलूँगा कि आप 1 to 1.5% के बीच में रिस्क लीजिए, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम अभी गलत भी होने वाले हैं। तो रिस्क हमारा लिमिटेड रहना चाहिए, हमें लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहना है वहाँ से रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे 1.5-1.6% का रिस्क लेके चलते हैं। तो इसका अगर हम राउंड फिगर में जाएँ तो 1.6% जो करेंगे तो वो लगभग 8,000 रुपीज़ होगा, कि हम इस पोजीशन पे मैक्सिमम 8,000 रुपीज़ लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 40 क्वान्टिटीज़ की। मैं 40 क्वान्टिटी यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मैं इस रिस्क को थोड़ा और कम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, और एक यहाँ पे एक फियर है कि मार्केट प्राइस जो वो बॉटम के ऊपर है, क्या पता कल को 10% गैप डाउन हो जाए। उस फियर को हम यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फिर से एक बार इसको एनालाइज करेंगे। अगर 10% गैप डाउन हो जाए तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा लगभग 324 रुपीज़ का। तो अब ये सबसे बड़ा है, तो हम इसके हिसाब से क्वान्टिटी प्लान करते हैं। तो 8,000 डिवाइड बाई 324, ये इसके हिसाब से हम ऑलमोस्ट 25 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी पोजीशन होगी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हम 25 × 3240 इतना अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड है, यानी कि 81,000 हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो प्लस मेरा यही है। अब जैसे ही पोजीशन मेरे फेवर में आती है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री 2 प्लान कर लिया है। यहाँ पे जो मेरा प्राइस लेवल है लगभग 3350, और अभी मेरे को इस नया स्विंग हाई नहीं मिला, तो मेरा पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस जो है वो वही रहने वाला है, या हम उसको पॉइंट स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं कि मैंने एक स्विंग हाई के ब्रेकआउट पे यहाँ पे पोजीशन लिए, तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मेरा जो नया स्टॉप लॉस है वो है लगभग 3170 के आसपास। तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो अभी 180 पॉइंट्स का। अब मेरी फुल पोजीशन का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ये जो मेरा एंट्री पॉइंट था 3240, उसमें मेरा रिस्क अभी बच गया है 70 पॉइंट्स का। अब अगर मैं देखूँ तो मेरा रिस्क यहाँ पे बचा है 70 पॉइंट्स इंटू 25 क्वान्टिटीज़,
यानी 1250 रुपये का रिस्क है, बल्कि मैं 8000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं और अपनी पोजीशन में ऐड करूँ, इसने मेरी कन्विक्शन को प्रूव किया है, तो मैं यहाँ पे और स्टॉक लेना चाहूँगा। जो 180 पॉइंट के हिसाब से मैं यहाँ पे, मेरे पास रिस्क लेने के लिए क्वांटिटी बची है 6750, इतना अमाउंट मेरे पास बचा है। और अभी जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 180 पॉइंट्स का है। तो इसके हिसाब से मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ, इसके हिसाब से मैं लगभग 37 क्वांटिटीज़ और परचेज कर सकता हूँ। बट मैं अभी भी रिस्क को लिमिट रखना चाहता हूँ कि अभी मैं रेंज के लोअर पार्ट में ही हूँ। तो मैं टोटल 6750 का यहाँ पे ना ले करके मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम 3000 का लॉस और अपना ले सकता हूँ। तो 3000 के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 17 क्वांटिटीज़ हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ एंट्री 2 पे हमने ली 17 क्वांटिटीज एट द प्राइस ऑफ 3350। तो हमने यहाँ पे और 56,000 का ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 136K का पोजीशन यहाँ पे ऐड कर लिया है, और मेरा जो कैपिटल है वो 5 lakhs का ही है, और यहाँ पे मैं मोर देन 25% इन्वेस्टेड हूँ अभी। अब जैसे ही मेरे को थर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री मिलता है, थर्ड पॉइंट ऑफ एंट्री यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं कुछ और क्वांटिटीज यानी 10-12 क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ। और अपने अभी मेरा रिस्क जो रहने वाला है, पहले यहाँ पे 3000 प्लस 1250, मेरा जो रिस्क है वो अभी 4250 रुपये का, जबकि मैं 8000 रुपये का रिस्क यहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अभी भी मैं 4000 रुपये का रिस्क और अफोर्ड कर सकता हूँ। पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 3 जो मेरा है एट द लेवल ऑफ 3400, तो यहाँ पे मैं और ऐड कर लेता हूँ 10 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से और 34,000 यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और अभी मेरा इन्वेस्टेड है 170 की। और जो रिस्क मेरे पास अभी है यहाँ पे 3400, इसका भी स्टॉप लॉस जो रहने वाला है वो यही इसी लेवल के आसपास रहने वाला है मेरा, 3160 के आसपास, 3170, 3400 माइनस 3170। तो ये मेरा जो है लगभग 230 रुपीज़ का एसएल है। और यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटीज़ को ऐड किया तो मेरा 2300 का रिस्क और यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 2300 और ऐड कर देता हूँ। तो अभी जो मेरा रिस्क है वो 6500 का मेरे पास रिस्क है। अभी भी मेरे पास पेंडिंग है कि मैं 1500 रुपये का रिस्क और ले सकता हूँ। जैसे ही मेरे को फोर्थ पॉइंट ऑफ एंट्री मिलता है, अभी मेरा जो स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाता है इस लेवल पे 3242। तो यहाँ पे जो मैंने परचेज की थी, यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी बाई की थी एट द लेवल 1, ये मेरी ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो गई है। कि जहाँ अगर यहाँ पे प्राइस आता है, मैंने फर्स्ट टाइम पे बाई की 3240 के लेवल पे, तो ये मेरा टोटल रिस्क फ्री है 25 क्वांटिटीज़। ठीक है, और इन क्वांटिटीज़ पे भी जो मेरा रिस्क यहाँ का था वो रिस्क अभी यहाँ पे कम हो गया। यानी कि ओवरऑल अब जो मेरा रिस्क बचा है, मेरा एवरेज प्राइस कहीं यहाँ पे होगा, तो जो ओवरऑल मेरा रिस्क बचता है अभी 6750 से घट करके वो अराउंड आ जाता है अपना 4K के अराउंड। तो यानी मैं यहाँ पे नया और रिस्क यहाँ पे ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं और अपना 30-40 क्वांटिटीज ऐड कर सकता हूँ। और जैसे हम पॉइंट ऑफ एंट्री 6 पे मूव करते हैं, तो अब मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे पास ये पहली तीनों एंट्रीज हैं वो सब रिस्क फ्री हो जाती हैं। सिर्फ मेरा जो रिस्क है वो इस 5th एंट्री के ऊपर है और इस 6th एंट्री के ऊपर है थोड़ा बहुत। तो यहाँ से हम और उसमें ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एक ही स्टॉक में जो जिसकी डायरेक्शन करेक्ट प्रूव हो चुकी है, जो हमें सोची थी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वहाँ पे हम मैक्सिमम अमाउंट दाव पे लगा सकते हैं और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर नए स्विंग हाई पे अपने रिस्क को लिमिट करते हुए चलते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम इन्वेस्टेड हो सकते हैं एक स्टॉक में और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारा कहीं एवरेज प्राइस यहाँ आता है 300-400 के आसपास, और इस मूव को हम कैप्चर करने में कामयाब होते हैं, या इस फेलियर के ऊपर हम एग्जिट करते हैं या इस फेलियर पे एग्जिट करते हैं, सपोज हम यहीं पे कहीं एग्जिट करते हैं 4400, तो ये जो हमारा मूव होने वाला है 3400 से 4400, लगभग 30% का मूव यहाँ पे, और हम यहाँ पे इन्वेस्टेड है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़, मोर देन 2 lakhs, बल्कि 170 के हम पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 3 तक इन्वेस्टेड थे। तो इससे ऊपर हम बहुत ज़्यादा एंट्रीज को प्लान नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि हमें यहाँ पर 2 लाख अमाउंट हमारी इन्वेस्टेड थी, तो 2 लाख अमाउंट पे हम यहाँ पे 30% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। 2 लाख अमाउंट हमारी 5 लाख की है, लगभग 40%। तो 40% अमाउंट पे हम 30% रिटर्न जनरेट करें, तो ये हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर देगा बाय 12%। यानी एक ट्रेड और आपका पोर्टफोलियो 12% अप। और ये ट्रेड कितने मंथ्स में लास्ट करती है? ये हमारी इनिशिएट होती है ट्रेड मिड मार्च से, मिड मार्च 2016, और ये हमारी चलती है
मिड नवंबर अराउंड 8 मंथ्स में सिर्फ एक पोजीशन से हम 30% रिटर्न जनरेट करते हैं, और ये हमारे पोर्टफोलियो को आप करते हैं 12%। और यहाँ पे हम इन्वेस्टेड थे सिर्फ 40%, 60% कैपिटल अभी हमारे पास फ्री था, जिसको हम और स्टॉक्स में यूटिलाइज करके और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हम टारगेट कर रहे हैं 25 to 30% रिटर्न जनरेट करना, इस तरीके से हम उसको पॉसिबल बना सकते हैं। और अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स को मैंने बताया कि हम यहाँ पे कहीं एग्जिट खोजेंगे और यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे जैसे हमें ये क्लाइमेक्टिक मूव देखते हुए मिलेंगे, हम स्केल आउट करते हुए जाएंगे। कुछ को हम यहाँ पे सेल कर देंगे, कुछ पोजीशन को हम यहाँ पे सेल कर देंगे, कुछ पोजीशन हम यहाँ पे सेल कर देंगे, और कुछ पोजीशन को बचा के रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इतना बड़ा जो कोज है इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को सेल करेंगे, और हमें मेजर बैकिंग ऑफ एक्शन का हम यहाँ पर अब इंतजार करें कि मेजर बैकिंग ऑफ एक्शन हमारा कहीं कहीं इन रेजिस्टेंस जोन में फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे हम मेजर रेजिस्टेंस फॉल करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा मेजर बैकिंग एक्शन हमें फॉर्म होते हुए दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम फिर से एंट्रीज प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज प्लान करते हैं, यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज प्लान करते हैं। लोकल ब्रेकआउट पे एक और हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री रहेगा, पॉइंट ऑफ एंट्री 7, पॉइंट ऑफ एंट्री 8, पॉइंट ऑफ एंट्री 9, और यहाँ पे हमारा जो फाइनल होगा पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 10। तो यहाँ पे हम और एंट्रीज प्लान कर सकते हैं और इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं ऑल द वे अप टू 6-2। इस तरीके से हम बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम लोग मैक्सिमम लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं मार्केट से, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, इस थिंग्स को देख के हमें एक्साइटमेंट होती है कि हाँ कुछ प्रॉफिट में आया। जैसे ही हमें एक कैंडल देखने को मिलेगी हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। फिर से वो अप मूव करेगा, फिर हम देखें यहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं, एक हमें थोड़े यहाँ पे हम फिर से एंट्री प्लान करते हैं, फिर से एक मूव मिलता है, जैसे ही हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल मिलती है फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। यानी कि हम जो टारगेट कर रहे हैं, हम 5% 4% के मूव्स को हम टारगेट कर रहे हैं। हम मूव को टारगेट कर ही नहीं रहे कि हमें लगभग डबल्स का मूव कैप्चर करना है, या हमें 50% का मूव कैप्चर करना है, या हमें 70% का मूव कैप्चर करना है। ना ही हमको रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करें। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एवरेज जो प्राइस था जब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, टारगेट हमें ऑलरेडी पता कि मेजर साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली कहीं इसके ऊपर कमिट करने वाली है, तो मेरा जो रिस्क है वो ये है और रिवार्ड है वो यही है। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट 1:3 इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर रहा हूँ। फिर जब हम न्यू पॉइंट्स ऑफ एंट्री से मूव करते हैं तो मेरा रिस्क यहाँ पे ये रहने वाला है और मेरा जो रिवार्ड है वो यहाँ पे ये हो जाता है। तो हमेशा मैं 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके चल रहा हूँ। और इसका बेनिफिट क्या है 1:4 रिस्क रिवार्ड मैनेज करने का, कि अगर आप 10 में से 2 बार भी करेक्ट होते हैं तो आप 8 पॉइंट्स गेन करेंगे, और अगर आप 8 बार गलत हुए तो आप 8 पॉइंट्स लूज करते हैं। यानी कि 10 में से 2 बार करेक्ट होकर आप ब्रेक इवन हो सकते हैं, और अगर आप 3 बार करेक्ट हो जाते हैं तो आप 12 पॉइंट्स गेन करेंगे और 7 पॉइंट्स आप लूज करेंगे। यानी ओवरऑल आप 5 पॉइंट्स गेन करेंगे। यानी 30% एक्यूरेसी के साथ भी आप पैसे बना सकते हैं। तो ये था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से हम यहाँ पे लिटिल बिट स्केल आउट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे फिर से ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारे पास ऐड ऑन के पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास न्यू पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, वो था कि हम कैसे लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम शॉर्ट ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये हमारे पास 2 रेंजेस हैं, एक रीअक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रेंज है। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम डेवलप होते हुए दिखता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं रेंजेस में। बट डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे चार्ट को देख के तो बता सकते हैं कि ये एक रीअक्यूमुलेशन था, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। बट हम कैसे डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा रीअक्यूमुलेशन है, तो उसके थोड़े प्राइस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बिहेवियर में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। बट अभी आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ एंट्रीज के बारे में। फटाफट से इसको हम देख लेते हैं, उतना डिटेल्स में नहीं देखेंगे, बस हम पॉइंट ऑफ एंट्रीज यहाँ पे देखेंगे और स्टॉप लॉस को देखेंगे, उस हिसाब से क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रेंज है। इसको अगर मैं पहले लेबलिंग कर लूँ तो बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, सेकेंडरी टेस्ट, ये है मेरा फेज़ ए, ये मेरे पास फेज़ बी है और ये है मेरा फेज़ सी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम एंट्री प्लान करेंगे फेज़ सी में। तो एज ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फेज ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके फेलियर पे हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होता है। जैसे हमारा यहाँ पे फेज सी में स्प्रिंग के फेलियर पे हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होता है, तो यहाँ पे हमारा अपथ्रस्ट के फेलियर पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होगा। तो यहाँ पे हमें रिवर्सल कहाँ देखने को मिलता है, ये डेली चार्ट है, तो हमें यहाँ पे एक इस जो सिग्निफिकेंट बार है इसका रिवर्सल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके अबो। टारगेट हमें पता है कि मिनिमम हमें यहाँ पे अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी है,
मान लीजिए आप गलत प्रूव हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ रैली नहीं डेवलप हुई, तो अभी हो सकता है फेज सी डेवलप हो एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज का, तो तब भी जो कमिट करेगा लगभग इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर के कमिट करेगा, तो यहाँ भी हमारी एक शॉर्ट ट्रेड इजीली बनती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है। जैसे जैसे हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी हमारे इसके क्लोजिंग पे हम एक और क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 2। उसके बाद हमें पता है कि जब हमें अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है, तो अब जो नेक्स्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है LPSY। जो नए हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही होगी, उनको लास्ट वीडियो जाके देखनी होगी कि इनका क्या क्या टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब है और ये कहाँ आइडेंटिफाई की जाती हैं और कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिलने वाला है LPSY, और इस LPSY के फेलियर पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होने वाला है। तो LPSY ये जो सिग्निफिकेंट बार है, इसके फेलियर पे जैसे ये गैप डाउन ओपन होता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 3। और अब हम कोई पॉइंट ऑफ एंट्री यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब जो है कमिटमेंट होने वाली इस लाइन के नीचे, और फिर से हम रिटेस्ट के ऊपर, जब इस लाइन का रिटेस्ट होगा एज रेजिस्टेंस लेवल, फिर हम क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करेंगे। तो ये हमारा होने वाला पॉइंट ऑफ एंट्री नंबर 4। तो इस तरीके से हम 4 एंट्रीज प्लान करेंगे और हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मूव करते हुए चले जाएं। पहले हमारा स्टॉप लॉस लेवल था यहाँ पे, स्टॉप लॉस लेवल नंबर 1। तो जैसे ही हमें ये स्विंग मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस मूव कर जाता है यहाँ पे, स्टॉप लॉस लेवल नंबर 2। जैसे हमें ये स्विंग मिलेगा हमारा स्टॉप लॉस मूव कर जाता है यहाँ पे, स्टॉप लॉस लेवल नंबर 3। और जैसे ही हम इसका फेलियर देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है ये रेजिस्टेंस लाइन, स्टॉप लॉस लेवल नंबर 4। इस तरीके से हम इस डाउन मूव को एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। उम्मीद है आपको कुछ नई लर्निंग्स मिली होंगी। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।